फ़िदाई जान किस नंबर 14। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैंने तो अभी कुछ भी देखा नहीं है। मुझे अभी बहुत कुछ करना है हीरो जी। आप प्लीज़ मुझे कुछ मत कहें। प्लीज़ देखें, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दें प्लीज़। पाकि उसे अपनी जानिब बढ़ते हुए देखकर अचानक से उस शख्स के जो यहाँ आर के भेस पर आर के बंदों को ख़त्म करने के मिशन पर आया था, वो उस शख्स के कदमों के करीब बैठकर उसके पैरों को पकड़कर उसे देखती हुई बोली, तुम्हारी शादी हो गई हो या नहीं, मगर आज तुम्हें मरना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो और मैं अपनी असलियत को उन लोगों से छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। समझी लड़की? कुछ भी। तो अब तुम रेडी हो जाओ मरने के लिए। वो शख्स होंठों पर सफाकी सजाकर उसे उठाकर अपना रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी पर रखकर नहाए संजीदगी से बोला, नहीं। अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर महसूस करके पाकी अपनी आंखें बंद करके शिद्दत से चीखी। उसकी चीख मुकाबिल के इरादे को डगमगा न सकी। वो रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत किए उसे गुस्से से देख रहा था। अगर इस जिंदान से जिंदा बच के निकलना चाहती हो तो चुपचाप खड़ी होकर सिर्फ तमाशाई बनकर मेरा साथ दो। अगर तुमने उनके सामने कुछ कहा ना तो तुम अपने कब्र के लिए कोई जगह ढूंढना, क्योंकि उन्हें ठिकाने लगाने के बाद मैं तुम्हें भी ठिकाने लगाऊंगा। इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाता, बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ पर मुकाबिल चौंका। उसकी स्याह आंखें पाकी से हटकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा बंद था। वो यकदम से अपना रुख दरवाजे की तरफ करता, अचानक से पाकी को खींचकर अपने मजबूत हसार में लेता, उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर हल्की आवाज़ में बोला। पाकी पहली बार किसी के धमकी पर डर के मारे पूरी तरह से थर थर कांपने लगी। ओके हीरो जी, मैं वही करूँगी जो आप चाहते हैं, पाकी सख्त कांपती हुई आवाज़ में बोली। मुकाबिल उसके पूरे वजूद पर कपकपी तारी महसूस करके शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मुस्कुराया। गुड गर्ल। उसके नरम रुखसार पर रिवॉल्वर से प्रेस करता मुकाबिल ने अपनी भारी गंभीर आवाज़ में कहा। तभी रूम का दरवाज़ा खोलकर उस आर का ख़ास बंदा अंदर दाखिल हुआ तो सामने पाकी को एक शख्स की गिरफ्त में मछली की तरह मचलते हुए देखकर गुस्से से अपना रिवॉल्वर निकालकर वो आदमी गुर्राते हुए बोला, ए, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? उस आदमी की बात पर मुकाबिल अपने लबों पर ख़तरनाक मुस्कुराहट सजाकर उसे अपनी स्याह आंखों से देखने लगा। तो उसकी स्याह आंखों में देखकर वो आदमी बुरी तरह से डर कर पीछे हटा, क्योंकि इस डार्क वर्ल्ड में उन स्याह आंखों को सब अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि एजेंट 1 की आंखों में ही इस जराइम की दुनिया के गंद को जड़ से ख़त्म करने का एक जुनून चमक बनकर उन स्याह आंखों को खौफनाक बनाता था, और इन खौफनाक आंखों की चमक सामने वाले को खौफ से रूबरू कराती थी। इस वक्त भी सामने खड़े शख्स की आंखें उस आदमी को खौफ से रूबरू करा रही थीं। वो आदमी बुरी तरह थर थर कांपते हुए पीछे हटने लगा। एजेंट 1, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पाकी उसकी मजबूत गिरफ्त में बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ तो वो आदमी डर के मारे नीचे ज़मीन पर गिरा और मुकाबिल से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हें जाने दूँ, तुम्हें, अपने मुल्क के गद्दार को। पाकी जो मुसलसल होते धमाके से लरज़ रही थी, अपनी समाज से टकराई इस खौफनाक भारी आवाज़ पर वो अपनी नज़रें ऊपर उठाकर उसे देखने लगी, जो उसकी जानिब नहीं, सामने नीचे गिरे आदमी की जानिब मुतवज्जा था। मैंने सिर्फ आर के कहने पर मासूम लोगों को मारा है। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। मैंने अपने बॉस के ऑर्डर पर सब कुछ किया है। प्लीज़ एजेंट 1, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा ये दोबारा नहीं करूँगा, बल्कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। तुम कोशिश करोगे? तुम? पहले भी तुमने ये वादा किया था और अब फिर से वादा? मैं तुम्हारे इस झूठे वादे में अब नहीं आऊँगा।
एजेंट वन ने गज़बनाक नज़रों से उस आदमी को घूरते हुए चबा चबा कर कहा, और पाकी का चेहरा अचानक से मोड़कर अपने लंबे चौड़े सीने से लगाता वो नीचे झुका और अपना खंजर निकालकर नफ़रत से उस आदमी की दोनों आंखों को निकालकर नीचे अपने कदमों के पास फेंक कर बुरी तरह से मसलने लगा, जबकि वो आदमी इस अचानक हमले पर संभल नहीं सका और अपनी आंखों पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए एजेंट वन के कदमों में गिरा। तो उस आदमी के कदमों पर गिरने की वजह से आदमी की आंखों से फव्वारे की सूरत निकलता खून एजेंट वन के स्याह जूते को गीला करने लगा। पाकी इसके अचानक से अपने सीने से लगाने पर जैसे सांस लेना भूल गई। वो इस तरह उसके सीने से लगाने पर थोड़ी देर पहले जो अपने दिल में उसके लिए डर महसूस कर रही थी, वो डर भूलकर उसकी खुशबू को अपने करीब आंखें बंद करके महसूस करने लगी। लेकिन एक ज़ोरदार चीख और किसी चीज़ के चुड़-मुड़ होने की आवाज़ पर वो अपनी आंखें खोलकर अपने आस-पास हो रही हरकत को महसूस करके अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर थोड़ा-सा पीछे हुई। लेकिन मुकाबिल के झटके से सीने से लगाने पर वो सटपटा के रह गई। तभी धमाका पास से सुनकर एजेंट वन ने उसे खुद से दूर किया और नीचे गिरे आदमी की जानिब बढ़ा। पाकी, जो अब उस शख्स से काफ़ी डरी हुई थी, यहाँ से भागने के लिए एक सुनहरी मौका देखकर वो नम आंखों को साफ करती हुई वहाँ से भागी। सज्जल, वो हीरो जी सचमुच में एक एजेंट है। वो इस एरिया को तबाह कर रहा है और और मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो मुझे मारना चाहता है। सज्जल, मुझे अभी नहीं मरना। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। मैं यहाँ से निकल भी गई ना यार, वो मुझे ढूंढ कर मार देगा। सज्जल, प्लीज़ तो मेरी मदद करो। प्लीज़ मुझे बचा लो उस डेविल से। पाकी वहाँ से भागकर सीधा सज्जल के पास पहुँची और उसे कंधों से पकड़कर खौफजदा आवाज़ में बोली, पाकी, पाकी जस्ट रिलैक्स यार, पहले तुम अपने आंसू साफ करो और फिर मुझे इन रस्सियों से आज़ाद करो। सज्जल अपनी शरारती पाकी को इतने डरा हुआ देखकर आराम से उसे कहती हुई बोली। पाकी ने वही किया जो उसने कहा। पहले उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने आंसू साफ करके वो तेज़ी से सज्जल के पीछे खड़ी होकर उसे रस्सियों से आज़ाद करने लगी। रस्सियों से आज़ाद होते ही सज्जल ने उसे सख्ती से कलाई से पकड़ा और तेज़ी से उस रूम से बाहर निकली और सामने नज़र आती सीढ़ियों की जानिब तेज़ी से बढ़ी। वो लोग जब नीचे पहुँचे तो सामने एक बड़ा गेट देखकर वो उसी जानिब भागे और उस गेट से बाहर निकले तो अपने सामने सब चीज़ों को जलता हुआ देखकर वो दोनों एक लम्हे को खौफ से साकित हो गई। फिर जब उनकी नज़र सामने रोड पर पड़ी तो वो तेज़ी से उस दरवाजे की जानिब बढ़े जहाँ से निकल कर वो उस जगह से सेव होकर अपने घर पहुँच सकती थी। सालार राजपूत, शाहवीर राजपूत और यासिर राजपूत तीनों ज़ीरोन राजपूत के स्टडी रूम में सर झुकाकर खड़े थे। सामने वो शान से सोफे पर बैठा उन्हें संजीदगी से घूर रहा था। इस बार मैंने तुम तीनों को सिर्फ इसलिए बचाया है क्योंकि इस वक्त सब घर वाले परेशान हैं। लेकिन तुम तीनों ये मत समझना कि मैं तुम तीनों की इस गलती को माफ़ करूँगा। तुम लोग यहाँ जितने दिन रहोगे ऐशो आराम के बगैर रहोगे। ना कोई पार्टी, ना कोई सैर व तफरीह, सिर्फ घर में अपने अपने कमरों में इस तारीख तक रहोगे जो तुम लोगों की टिकट पर लिखी हुई है। अगर तुम तीनों में से मुझे कोई बाहर किसी रेस्टोरेंट पर या दोस्तों के साथ घूमते हुए मिला ना, तो मैं उससे भी बड़ी सज़ा दूंगा तुम लोगों को। गॉट इट? ज़ीरोन राजपूत ने तिरछी निगाहों से उन तीनों के झुके सर को देखते हुए अपने असली सर्द महर लहजे में कहा, भैया हम जानबूझ के नहीं आए वहाँ से। सच में वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, इसी वजह से हम तीनों यहाँ आए। अगर कोई झगड़ा नहीं होता तो हम आई सवेर यहाँ नहीं आते। प्लीज़ आप इतनी बड़ी सज़ा मत दें हमें, प्लीज़। इतनी पाबंदी सुनकर सबसे ज़्यादा सदमा सालार को हुआ। वो आंखों में नकली मकड़ी की नमी लिए उसके पैरों के करीब बैठकर गलोगी आवाज़ में बोला, शट अप, आई से जस्ट शट अप। यहाँ से ज़्यादा तुम लोग वहाँ से वो, डैम इट, यहाँ इतना बड़ा वाक़या हुआ है, हम इस वाक़ये की वजह से डिस्टर्ब हैं और ऊपर से तुम लोगों ने यहाँ आकर हमें और ज़्यादा फ़िक्रमंद कर दिया है। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो तुम तीनों ने सोचा है दादा और तुम लोगों के वालिदैन और बहन भाइयों पर क्या गुजरेगी? सोचा है तुम लोगों ने ये? ज़ेरोन राजपूत ने शदीद गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए गुर्राकर कहा तो तीनों उसकी गुस्सेली आवाज़ पर डर से बुरी तरह से लर्जे। वाकई भाई, कैसा वाकया? सालार राजपूत पहले संभला तो उसने हैरानगी से ज़ेरोन राजपूत के गुस्से से सुर्ख हो रहे चेहरे पर नज़रें गाड़ कर पूछा, हमारी पाकी और सज्जल को एक दहशतगर्द ने अगवा कर लिया है। वो दोनों इस वक्त उसी के कब्ज़े में हैं। ज़ेरोन राजपूत ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो उसकी बात पर वो तीनों हक्का बक्का रह गए। व्हाट भाई, ये कैसे हुआ है? हमारे इर्द गिर्द सिक्योरिटी की इतनी भारी नफरी होने के बावजूद ये कैसे पॉसिबल है? पाकी और सज्जल को टाइट सिक्योरिटी के बावजूद इतनी आसानी से कोई कैसे अगवा कर सकता है?
शावेर ने सख्त ताज्जुब से ज़ीरोन राजपूत की जानिब देखते हुए पूछा। वो सच कह रहा था। राजपूत ख़ानदान के सभी लोगों के इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी कि अगला इंसान इतनी सिक्योरिटी देखकर हैरत ज़दा रह जाता था। वो एक मास्टरमाइंड इंसान है। उसने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। बाहर हमारे दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सब एक और हमले के लिए तैयार बैठे हैं। अगर तुम तीनों घर से कदम बाहर निकालोगे तो मैं तुम तीनों को उनके चुंगल से निकाल कर मार दूंगा। ज़ेरोन राजपूत ने गहरी सांस ली और फिर संजीदगी से उनकी जानिब देखते हुए सर्द लहजे में उनसे कहने लगा। तो वो तीनों उसकी धमकी पर सटपटा कर रह गए। हाँ माय गॉड भाई, आप अपने भाइयों को मारेंगे? आप कितने ज़्यादा संगदिल हैं। यासिर राजपूत ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए अपने अज़ली डरपोक लहजे में बोला। हाँ तो तुम लोग मरना नहीं चाहते? ज़ेरोन राजपूत उसकी बात पर पुरसोच अंदाज में बोला। बिल्कुल भाई, अभी तो मेरी 1000 के करीब गर्लफ्रेंड्स भी तो पूरी नहीं हुई हैं। और तो और मैंने अपनी बीवी के साथ इश्क वाली सेल्फी भी लेनी है। इतनी जल्दी मुझे नहीं मरना। प्लीज़ आप ये हमारा कत्ल करने वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दें प्लीज़। शावीर राजपूत ने बिना सोचे समझे अपनी फ्यूचर प्लानिंग उस शख्स के आगे खोल दी जो डेविल से कम नहीं था। उसकी बात पर सालार राजपूत का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो सालार राजपूत? ज़ेरोन राजपूत उसकी 1000 गर्लफ्रेंड्स वाली प्लानिंग का सुनकर सख्त गुस्से से उसे देखते हुए घुराया तो उसकी गुस्से से पथरीली आवाज़ पर वो तीनों कांप कर रह गए। सालार राजपूत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो तेज़ी से उसके करीब जाकर उसने उसके पैरों को पकड़ा। सॉरी ब्रो, वो मेरे मुंह से निकल गया। वो उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोला। शावीर राजपूत, तुम्हें इश्क करने का बेहद शौक है ना? तो ठीक है, बगैर पैसों के इश्क फरमाओ, क्योंकि मैंने तुम लोगों के कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। अपने कदमों के पास बैठे शावीर राजपूत को सख्त घूरते हुए ज़ीरोन राजपूत ने सख्त लहजे में कहा। ब्रो, दिस इज़ नॉट फेयर। आप अच्छे से जानते हैं मैं कितना भोला और मासूम बच्चा हूँ। मैं इश्क से उसके आइन से भी लाइलम हूँ। 1000 की गर्लफ्रेंड्स की प्लानिंग शावीर कर रहा है तो आप उसकी सज़ा हमें क्यों देना चाहते हैं? सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए ब्रो, क्योंकि उसने लंदन में क्लास प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी प्रपोज़ किया है इस आशिक मिजाज इंसान ने। ब्रो प्लीज़ हमारी ज़िंदगी हमसे मत छीने, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बगैर हम मर जाएंगे। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने का सुनकर सालार राजपूत भी शावेर की साइड पर बैठते हुए ज़ेरोन राजपूत के दूसरे पाँव को पकड़ते हुए रोते हुए कहने लगा, जबकि यासिर राजपूत तो कार्ड ब्लॉक का सुनकर आंखें फाड़कर ज़ीरोन राजपूत को देख रहा था। अब शायद तुम लोगों को एक रईसज़ादे से ड्राइवर बनने का शौक़ हो रहा है, जो तुम लोग पितर पितर मेरे सामने बकवास कर रहे हो। नहीं ब्रो, मुझे ड्राइवर नहीं बनना। मेरी तो अभी लाइसेंस भी नहीं बनी। मैं कैसे ड्राइवरिंग करूँगा? उन लोगों ने तो लंदन में लाइसेंस बना लिया है। ये लोग इजीली आपके ड्राइवर के काम अच्छे से निभाएंगे। आप इन दोनों को ही अपना ड्राइवर बना लें, मगर प्लीज़ मुझे नहीं। यासिर राजपूत ड्राइवर का सुनकर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए नीचे गिरते हुए बोला। तो तुम लोग रईस वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? ठीक है, मैं कार्ड से ब्लॉक हटा देता हूँ। बट जिस तरह मैं चाहता हूँ तुम लोग उसी तरह रहोगे। अगर तुम तीनों में से किसी ने होशियारी की तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम तीनों को बादशाह से फ़कीर बनाने में। ज़ीरोन राजपूत को उन तीनों बच्चों पर रहम आया तो वो सोफ़े से उठा और उन तीनों के क्रेडिट कार्ड से ब्लॉक हटाने के लिए किसी को मैसेज करने के बाद उन तीनों को खुशखबरी के साथ धमकी देते हुए बोलकर संजीदगी से उन तीनों को सख्त नज़रों से देखता हुआ वहाँ से निकला। तो उसके वहाँ से जाते ही वो तीनों खुशी से नारा लगाकर वहीं डांस करने लगे। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इमशाल की आंख खुली तो छत पर लटके फानूस की मध्यम रोशनी में उस जानिब देखने लगी जहाँ सुल्तान सोते थे। वहाँ इस वक्त उन्हें ना पाकर वो झटके से उठी और रूम में अपनी नज़रें दौड़ाने लगी। वो वहाँ होते तो उसे मिलते। वो सख्त परेशानी से बेड से नीचे उतरी और उन्हें आवाज़ देती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ी। सुल्तान, आप किधर हैं? प्लीज़ बाहर निकलें ना। मुझे इस तरह तो मत डराइए। आप इस वक्त बच्चों की तरह क्यों छुपे हैं? प्लीज़ बाहर निकलें, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। उनकी इस वक्त गैर मौजूदगी पर पता नहीं क्यों उसका दिल घबराने लगा। वो अपने नाजुक दिल पर हाथ रखकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर ढूंढने लगी। वहाँ भी उन्हें ना पाकर वो तेज़ी से रूम से बाहर निकली। बाहर खौफनाक अंधेरा देखकर वो अपने पूरे वजूद में खौफ के बाइस कपकपी तारी होते हुए महसूस करने लगी।
لیکن سلطان کی غیر موجودگی کا سوچ کر وہ اپنے اندر ہمت جمع کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جب وہ نیچے آئی تو سلطان کو رات کے 3 بجے اس روم کے دروازے کو عجیب دیوانوں کی طرح چھوتے ہوئے دیکھ کر وہ بھونچا کر رہ گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ کیوں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئی تم؟ ہاں، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھ پر یقین نہیں تھا کیا؟ بولو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ ہاں، مجھے جاننا ہے یہ سب۔ تم چاہے واپس آ کر مجھے یہ بتاؤ یا پھر میرے خوابوں میں آ کر مجھے بتاؤ، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس آج یہ سب جاننا ہے۔ یہ سب تمہیں آ کر بتانا ہوگا۔ کیوں تم نے خود کو اتنی بڑی سزا دی؟ تمہیں پتہ تھا، تم اچھے سے جانتی تھی کہ میں کتنا زیادہ چاہتا ہوں تمہیں، لیکن پھر بھی تم نے وہ قدم اٹھایا مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کیوں تم نے یہ قدم اٹھایا؟ کیوں؟ ہاں، کیوں؟ ہماری جان ایک ہونے کے باوجود پھر بھی تم نے خود کو نقصان پہنچا کر مجھے ساری زندگی کے لیے بے جان کر دیا۔ ان کی بھاری گھمبیر آواز پر وہ ہوش میں آئی تو انہیں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی، جو اس دروازے پر لگے گلاب کے سوکھے پتوں کو ہٹا کر نیچے رکھے تازہ گلاب کے پھول لگاتے ہوئے ویلکم ٹو مائی لائف پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولنے لگے۔ امشال کو ان کے لہجے میں کسی اور کے لیے اتنا جنون محسوس ہوا تو وہ بے آواز رونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے اس کمرے میں داخل ہو کر پنکھے پر تمہارے بے جان وجود کو لٹکے ہوئے دیکھا تھا نا، تو میرا دل پھٹ گیا تھا۔ تمہارے وجود کو نیچے اتارتے ہوئے مجھے یہاں پر بہت درد ہو رہا تھا، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ جب میں نے تمہارے خوبصورت چہرے کو سفید پڑتے ہوئے دیکھا تھا، تمہارے وجود سے لپٹ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح بھی تمہاری روح کے ساتھ پرواز کر رہی ہے۔ میں اس وقت ٹوٹ گیا تھا اور آج بھی میں وہ درد محسوس کرتا ہوں۔ اچانک سے وہ نیچے گرتے ہوئے دروازے پر زور زور سے اپنا سر مارتے ہوئے بچوں کی طرح روتے ہوئے درد بھری آواز میں کہنے لگے۔ ان کا گلا رونے کی وجہ سے خشک ہو رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اپنے درد کی وجہ سے یہ بھولے صرف روئے جا رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے امشال انہیں اس دروازے پر سر مارتے ہوئے جنونی انداز میں زور زور سے کہتے ہوئے سرخ نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز اتنا مت تڑپاؤ مجھے، آ جاؤ میرے پاس، میرے خوابوں میں، ورنہ میں تمہارے غم میں اس بار سچ میں مر جاؤں گا۔ وہ دروازے پر سے اپنا سر ہٹا کر پیچھے ہوتے ہوئے بچوں کی طرح ضدی لہجے میں کہنے لگے، کیونکہ وہ 1 سال سے اسی تاریخ کو یہاں اس گھر میں اپنے بابا سائی کی ناراضگی کے باوجود اس روم کے دروازے پر پھول لٹکا کر اس ہستی کے سامنے اپنا سارا غم کھول دیا کرتے تھے، جس سے اس کا گہرا رشتہ تھا، جس نے 1 سال پہلے شادی کے دن ایک دھوکے سے ان سے ناراض ہو کر اس دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ اور یہ غم اتنا بڑا تھا ان سب کے لیے، خاص کر سرفراز شاہ کے لیے، اور اسی لیے وہ سلطان عالم شاہ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ امشال ان کے لہجے اور حرکات میں کسی اور کے لیے جنونیت کی انتہا کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر مڑی اور سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پر منہ کے بل گر کر زور زور سے سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی گونج پورے کمرے میں سوگواریت پھیلا کر ماحول میں وحشت کی لہریں دوڑا کر ماحول کو افسردہ کر رہی تھیں۔